welcome again to the Uttarashada Astrology and hope you are doing well. So the topic for today will be the Navamsha, the most important topic of astrology, I would say. D9 Navamsha. नवमशा कुंडली आज का टॉपिक रहेगा जिस पे हम डिस्कशन करेंगे. सो नवमशा जैसे एक ये डिविजनल चार्ट है, मतलब जो हमारा बर्थ चार्ट है, जो हमारी कुंडली है, उसको हमने डिवाइड किया हुआ है. मतलब डिवाइड क्या, इसको कंसीडर करते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू. सो जब आप अपने बर्थ चार्ट को माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखते हो, यानी कि उसको आप सब डिवाइड करते हो हर एक हाउस को, तो जब हम 9th हाउस को, यानी जो कि हमारा फॉर्चून, हमारे लक, हमारी डेस्टिनी को बताता है, उसको अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो वो D9 चार्ट कहलाता है. बर्थ चार्ट में का 9th है उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू, जो हमारी डेस्टिनी है, जो हमारे कर्मा है, जो हमारी पास्ट लाइफ डीड से जो उससे हमें रिवार्ड्स मिले हैं, जिसे हम डेस्टिनी बोलते हैं, लक, फॉर्चून. सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे 9th हाउस में स्टोर होती हैं, और उसका अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू करते हैं, वो 9th हाउस में 9th हाउस का माइक्रोस्कोपिक व्यू करते हैं, तो वो हमारे D9 चार्ट यानी कि नवमशा में आता है. नव अंशा मतलब 9 अंशा जिसको डिवाइड किया गया, यानी कि एक जो अंशा है वो 3 डिग्री, टोटल 30 डिग्री का स्पैन होता है. और आप इसको जो है हमने 9th अंशा मतलब 9 डिवाइड 30 डिग्री को 9 डिवीजन में किया हुआ हमने डिवाइड. जैसे 9th हाउस की बात हो रही है D9 की, तो D9 में 9th हाउस का जो 30 डिग्रीज है उसको हमने माइक्रोस्कोपिक व्यू से अंडरस्टैंड करने के लिए और डेप्थ में और गहराई में जाकर समझने के लिए हमने इसको 9 अंशा में डिवाइड किया. 9th हाउस है 9 अंशा कितना हुआ, 3 डिग्री 20 मिनट की एक अंशा, तो टोटल 9 अंशा हो गया. अगर आप 9 को 320 से डिवाइड करोगे तो आपका 30 डिग्री ही आएगा, 30 डिग्री. तो कुछ अलग नहीं है. 9th हाउस जो है आपका बर्थ चार्ट का, जिसको हम फॉर्च्यून, लक, डेस्टिनी, फादर, लॉन्ग डिस्टेंस, हायर लर्निंग, ये सारी चीज़ों का जो 9th हाउस काफ़ी स्पीशियस हाउस है, काफ़ी जैसे बोलते हैं शुभ हाउसेस में आता है. 9th हाउस आपकी लक को बताता है, आपके ये आपके जो है आपके मतलब आप किस तरह के कर्म से आप लास्ट पास्ट बर्थ में आपके क्या कर्म रहे हैं, क्योंकि आपके 5th हाउस पास्ट बर्थ का 5th है, 5th है. तो ये आपके 5th हाउस के जो पास्ट लाइफ डीड्स हैं उनसे जो आपको पूर्व पुण्य मिले हैं वो आपके 9th हाउस में आते हैं. इसलिए शुभ ग्रह जैसे कि गुरु हो गया, जुपिटर, सन, सूर्य या चंद्रमा, पक्ष बलि चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होना चाहिए. और अगर उच्च है या फिर अपने साइन में बैठा हुआ है, कर्क का है चंद्रमा, तो काफी शुभ माना जाता है 9th हाउस में. तो 9th हाउस में शुभ प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट देते हैं, और मैलेफिक प्लैनेट्स जो होते हैं वो टाइम के साथ रिजल्ट अच्छे देते हैं, बट शुरुआत में दिक्कत जरूर देते हैं. मैलेफिक तो खैर अच्छे नहीं कंसीडर किए जाते 9th हाउस में. बाकी अगर बात करूं मैं नवमशा की, जो आज का टॉपिक है, तो नवमशा में हमने 9th हाउस को ही सब डिवाइड किया हुआ है. माइक्रोस्कोपिक व्यू से अंडरस्टैंड करते हैं इसको, क्योंकि डेस्टिनी एक 9th हाउस को पढ़ लेने से ही आपको डेस्टिनी नहीं पता चल जाएगी. 9th लॉर्ड को आपने देख लिया और आपको सिर्फ किसी की डेस्टिनी या किसी का फ्यूचर या वो उस डेस्टिनी से क्या क्या एक्वायर करेगा इस लाइफ में, इस बर्थ में, वो सारी चीज़ें का आप सिर्फ 9th हाउस से नहीं इसको जो है मतलब आप कैलकुलेट कर नहीं सकते हो. तो इसको समझने के लिए आपको 9th हाउस को माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखना पड़ेगा. उसके लिए आपको सब डिवाइड करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डिविजनल चार्ट. तो 9th हाउस का डिविजनल चार्ट D9 होता है. D9 बताता है, D1 आपका बताता है जो जिसे लगन बोलते हैं, D1. सो D1 जो है वो बताता है आप क्या, आप इच्छा क्या है, आपकी डिजायर्स क्या है, कि आप क्या चाह रहे हो, क्या आप चाहते हो. तब अगर जैसे बर्थ कुंडली देखा जाए उसमें अगर 7th लॉर्ड को देखें, तो 7th लॉर्ड अगर किसी का लगन में है, 7th लॉर्ड जो कि स्पाउस को बताता है, आपके वाइफ को या हस्बैंड को बताता है, वो अगर लगन में यानी 1st हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान क्या चाहेगा कि उसका पार्टनर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, या पार्टनर अपने आप से उसे अप्रोच करे, उसका स्पाउस. या फिर वो ये चाहता है कि आइडली एक D1 चार्ट को देख के हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि भाई इसको जो है इसको लव मैरिज होगी, इसका पार्टनर इसको इसको तरफ खुद अट्रैक्ट होगा, इसको अप्रोच करेगा. सही वर्ड्स में बोले तो इसको अप्रोच करेगा, मतलब पार्टनर की तरफ से इसको लेके ज़्यादा एफर्ट्स होंगे, बी मैरिज और बिफोर मैरिज, शादी है, शादी से पहले अप्रोच भी वही करेगा शादी के लिए, और फिर आगे भी वही उसके एंड से एफर्ट ज़्यादा होंगे. D1 में 7th लॉर्ड लगन है, ये एक आइडली हर एस्ट्रोलॉजर बोल देगा देख के 7th लॉर्ड को देख के D1 में. बट वही अगर आप D9 में जाओ, जो कि बताता है कि आपको क्या मिलेगा. D1 क्या आपकी इच्छा है, और D1 में जो 7th लॉर्ड की पोजीशन होती है वो आपकी इनफैक्ट इच्छा भी होती है कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए, या फिर जो भी है किसी भी हाउस की. अगर किसी का 9th लॉर्ड अगर 9th हाउस में, तो वो अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट, बहुत लकी समझता है, वो चाहेगा कि वो बहुत लकी हो लाइफ में, वो फादर का पूरा सपोर्ट चाहेगा. ये सिर्फ चाहना होता है, ये सिर्फ आपकी डिजायर्स होती है, इच्छा. क्या मिलेगा आपको, जो कि 9th हाउस यानी कि आपकी फॉर्च्यून है, आपकी किस्मत से. तो आपको जो किस्मत से वो मिलता है वो D9 में होता है. 9th हाउस आपका फॉर्च्यून किस्मत है, जो किस्मत से मिलता है वो D9 में होता है. यानी D9 आपकी बताता है कि आपको क्या मिलेगा. D1 क्या आप चाह रहे हो, क्या इच्छाएं हैं आपकी, क्या डिजायर्स हैं, क्या विशेष हैं. और D1 आपके पास्ट लाइफ की डीड्स, यानी कि जो पास्ट लाइफ में आपने जो कर्म किए हैं
उसके अकॉर्डिंग आपको क्या डिजर्व क्या करते हो, आपको मिलना क्या चाहिए, वो बताता है D9 यानी नवांशा चार्ट। तो नवांशा चार्ट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी में। इस चार्ट को पूर्व पुण्य का चार्ट भी बोलते हैं, इस चार्ट को नवांशा चार्ट को आपके कर्मों का भी चार्ट बोलते हैं। इसके अलावा इसको सोल की जर्नी भी बताता है ये चार्ट। सोल की जर्नी इन द सेंस कि अगर आप कुछ चीज़ें, कुछ पैरामीटर्स का अगर आप देखो D9 में, जैसे कि आपके अपने आत्मकार का प्लैनेट जो आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है बर्थ चार्ट यानी D1 का, अगर आप उसकी D9 में लोकेशन देखो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सोल क्या क्रेव कर रही है, सोल क्या चाहती है कि आप क्या करो। D9 में देखोगे अगर आप अपने आत्मकार का प्लैनेट को। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपका नवांशा चार्ट जो है वो आपकी पास्ट लाइफ डीड्स, उससे क्या एक्वायर किया है आपने, क्या एक डेस्टिनी बनी है आपके पूर्व पुण्यों से, पूर्व कर्मों से, अच्छे बुरे जो भी हैं, तो क्या डेस्टिनी मिली है, क्या मिलेगा आपको उन पूर्व पुण्य से, वो आपका D9 बताता है। तो आगे बढ़ते हैं D9 चार्ट पे। एक डिस्क्रिप्शन तो दे दिया, मतलब एक इंट्रोडक्शन हो गया कि क्या होता है D1, क्या D9 है, क्या सिग्निफिकेशन है D9 की, क्या पर्पज़ है। अब बात अगर करी जाए कि नवांशा चार्ट होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके 9th डिवीजन है, 9th हाउस का माइक्रोस्कोपिक व्यू बताता है। ये आपके कार्मिक ब्लूप्रिंट है। कार्मिक ब्लूप्रिंट मतलब आपके क्या कर्म रहे हैं। बहुत से देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके इस बर्थ में तो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो दान पुण्य दक्षिणा कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, किसी को जीवों को ऊपर दया कर रहे हैं, जानवरों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं। मतलब एक उनके कर्म देख के आपको लगेगा कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छे कर्म करता है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, या उसके अंदर मानवता है, ठीक है। बट उसकी आप अगर लाइफ देखोगे, उसके डेस्टिनी देखोगे, तो वो आपकी उस लेवल की नहीं है कि भाई, अक्सर हम बोलते हैं ना कि इसके आदमी तो अच्छा है बट इसको उस तरह का मिला नहीं। वो जो मिला नहीं वो ना, वो अच्छा है इस बर्थ में जो कर्म कर रहा है उसके बिहाफ पे अच्छा है, बट वो करके क्या आया है उसी के अकॉर्डिंग उसकी डेस्टिनी बनी है। तो जो डेस्टिनी है, जो वो उसको फ्रूट्स मिल रहे हैं, जो वो उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो उसकी किस्मत है, जो लक है, वो उसका इस बर्थ के एफर्ट्स पे या उसके जो भी डीड्स कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं है। ये जो करके आया पास्ट लाइफ में उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे फ्रूट्स मिल रहे हैं। तो बहुत से देखा होगा आपने, किस्मत उनकी इतनी अच्छी होती है जबकि उनके कर्म देख लो तो आप किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, किसी के साथ बहुत गंदा बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही मतलब बिल्कुल पैथेटिक उनका बिहेवियर है लोगों के साथ। वो हर अगले बंदे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मतलब उनको आप उनके साथ आप 2 घंटे भी नहीं रह सकते, इस तरह के भी लोग। पर उनकी किस्मत देख लो आप। इनफैक्ट मैं कहीं मजाओं में एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ, पॉलिटिशियंस, सारे नहीं हैं बट मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस इसी तरह के हैं, जो जिनके आप डीड्स देख लो, या एक बेसिक एग्जाम्पल दिया है आपको, इसके अलावा बहुत सारे और भी हो सकते हैं, आपके आसपास भी इस तरह के लोग होंगे। बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ पॉलिटिशियन, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एक गलत उनकी डीड्स रहती हैं पॉलिटिशियंस की। जिस तरह की डीड्स उनकी होती हैं कि भाई पब्लिक ने इलेक्ट किया, पब्लिक ने चूज़ किया, वो फिर पब्लिक के ही साथ में अगेंस्ट रहते हैं, और ये मतलब एक सारे पॉलिटिशियन का एक थंब रूल हो गया है। तो उनकी आप डीड्स देखो और उनकी डेस्टिनी देखो, कहाँ पे बैठ गए, कहीं कोई पार्लियामेंट में, कोई सेंट्रल मिनिस्टर है, कोई स्टेट मिनिस्टर है, मतलब बहुत सारे उनको डेजिग्नेशन पोजीशन, उनके पास पैसा है, उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास डेस्टिनी है, हर चीज़ है उनके पास, उस तरह की जो एक जिसे बोलते हैं ना लकी, बट उनके कर्म उस तरह के नहीं। तो ये इस वजह से, क्योंकि वो कर्म पिछले बात में कुछ अच्छे करके आए, जिसकी वजह से उन्हें वो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिली। बट अब वो चीज़ें वो डिजर्व नहीं करते थे इस बर्थ के कर्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके कर्म उस तरह के हैं नहीं, तो वो उन चीज़ों में उसका मिसयूज कर रहे हैं, जो पोजीशन, पावर, अथॉरिटी मिली। बट वो मिली उनको है क्यों? क्योंकि उनके पास लाइफ की डीड्स अच्छी थी। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको नवांशा से क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या अचीव कर सकता है, क्या उसके पूर्व पुण्य रहे हैं, किस तरह के कर्म करके आया है, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी डेस्टिनी। किसी का आप देखोगे जुपिटर 9th हाउस में है और 9th लॉर्ड भी अच्छी डिग्निटी में है, D1 चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप उसका D9 चार्ट देखोगे तो D9 चार्ट में वो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल अपोजिट दिखा रही हैं। जुपिटर उनका डेबिलिटेटेड हो गया है, नीच का है, 9th लॉर्ड उनका पीड़ित हो गया है राहु केतु से, मतलब वो चीज़ें जो वहाँ शो हो रही हैं वो यहाँ की जस्ट अपोजिट है। और यहाँ पे जो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, यहाँ पे मतलब D9 नवंशा में वो चीज़ें एक्चुअली फ्रूटिफाई होती हैं। मतलब कहने का है कि अगर किसी के D9 नवंशा में प्लानट उच्च का है तो वो सच में अगर बर्थ चार्ट में D1 में अगर वो नीच का है तो वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ है, उसके पास पावर है। तो जिस भी हाउस में होगा D1 में नीच का होकर भी वो उस हाउस के आपको ऑप्टिमम रिजल्ट देने की कैपेसिटी रखता है। बट वही अगर D9 में नीच का हो जाए, D1 में उच्च का है, तो वो अपनी सारी स्ट्रेंथ खो देता है। वो उसकी पावर उसकी बिल्कुल नलीफाई है एक तरह से, कि वो उसका हाल वही वाला है कि है तो वो किंग, बट उसके पास ना ही वेपन्स है, ना ही उसके पास सेना है, ना ही उसके पास हाथ पैर खुद के काम कर रहे हैं, वो बस नाम का किंग है। तो जिसे बोलते हैं D1 में स्ट्रेंथ है बट D9 में स्ट्रेंथ नहीं। तो ये नवांशा बताता है कि आपका कार्मिक ब्लूप्रिंट है कि आप क्या कर्म करके आए हो। किसी के अगर आपके कर्म देखना है, उसकी डेस्टिनी को खासकर देखना है। डेस्टिनी बनती है हमारे कर्म से, क्या हम कर्म करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी किस्मत बन जाती है कि हमारी क्या डेस्टिनी होगी। तो अगर किसी के आपको देखना है कि उसकी डेस्टिनी क्या है, तो आप उसके कर्मों को ओवरव्यू कर सकते हो। कहाँ से? D9 से, कि वो क्या कर्म करके आया है। अब बात करूं अगर कि D9 और क्या बता सकता है, तो D9 आपने पास्ट लाइफ में क्या क्या मास्टरी की हुई है। मास्टरी मतलब जैसे इस लाइफ में कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, तो ये उन अपने प्रोफेशन में मास्टरी ले रहे हैं।
तभी उसके स्पेशलिस्ट हो रहे हैं। कोई डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई न्यूरो स्पेशलिस्ट होता है। तो ये जो स्पेशलाइजेशन है इनकी, ये स्पेशलाइजेशन क्या है, ये इनको इनके जिसे बोलते हैं कि मास्टरी इनकी उस जोन में, उस डोमेन में। तो आप पास्ट लाइफ में क्या मास्टरी लेके आओ, क्या करते थे, किस चीज़ में आपको महारत हासिल थी, वो बताता है आपका D9 में आपके सोल की क्या सोल ने क्या किया है, जो कि ज़्यादा टाइम अपना जिस चीज़ पे इन्वेस्ट किया है सोल ने, सोल की क्या अनफुलफिल्ड यानी बर्निंग डिजायर्स क्या रह गई थी उस पास्ट बर्थ में, वो भी आपको दिख जाएगा कहाँ D9 में है। उसके लिए आपको अपने आत्मकार का, इससे पहले मैंने वीडियो डाला आत्मकार के बारे में। आत्मकार का प्लैनेट होता है आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, जो आपका बर्थ चार्ट में होता है। ये किंग होता है आपके बर्थ चार्ट का। लगन लॉर्ड एक तरफ हो गया, सन आपका एक तरफ हो गया, मून एक तरफ हो गया, बट एक तरफ आपका अकेला ही है आत्मकार का। क्योंकि हम भी, हमारे अंदर भी एक आत्मा है, एक सोल है, बाकी बॉडी हमारी बेकार है, कुछ नहीं है। सिर्फ सोल ही हमारी जो है वो पर्पस पे अलाइन हुई है, एक पर्पस पे आई है, उस पर्पस को फुलफिल करेगी, और उस पर्पस को फुलफिल करके जब वो जो कर्म जितने अलाइन किए गए हैं, जितने असाइन है कर्म, वो कर्म पूरे हो जाएंगे और वो यहाँ से लिबरेट कर जाएंगे सोल। तो सोल का जो पर्पस है, जो सोल की जो मास्टरी है, सोल क्या चाह रही है, वो आपको बताता है D9। तो सोल जो आत्मकार का प्लैनेट है, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है आपके बर्थ चार्ट यानी D1 चार्ट में, वो आपका किंग होता है, बर्थ चार्ट का, पूरे चार्ट का किंग होता है। वो जहाँ पे बैठता है इंसान का पूरा फोकस वहीं रहता है, क्योंकि वो सोल है। एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि आपकी सोल वहाँ पे, जहाँ पे आपका जिस भी हाउस में आपका बर्थ चार्ट में आपका आत्मकार का यानी हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, वो जिस भी हाउस में होगा आपका पूरा फोकस वहीं पर रहेगा। पूरा फोकस इन द सेंस, अगर आपका किसी का आत्मकार का मान लो 5th हाउस में है, तो वो उसका पूरा ध्यान कहाँ होगा, हायर लर्निंग में, लव रोमांस में। अगर वीनस है, मून ऐसा प्लैनेट है, तो लव रोमांस रिलेशनशिप। जुपिटर है तो वो टीचिंग, वो हाई लर्निंग, वो पढ़ना, वो सीखना, वो नॉलेज, वो रिलीजन, वो उसमें उसका पूरा फोकस वहीं रहेगा। अगर किसी का सन है तो वो अथॉरिटी की तरफ भागेगा, वो पोजीशन, वो पावर, वो अथॉरिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि सन नेचुरली भी 5th हाउस को रूल करता है, तो वहाँ पर सन स्ट्रांग है। इस तरह के लोगों का प्रिंसिपल सिद्धांत भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो सैद्धांतिक लोग होते हैं, अपने उसूलों पर चलने वाले हैं, कि इनको मतलब एक उनके अपने खुद के बनाए हुए रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इसी तरह से अगर किसी का आत्मकार का बर्थ चार्ट में 3rd हाउस में है, तो वो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी, पावरफुल स्पीच, पावरफुल कम्युनिकेशन, करेज उसके अंदर होगा। वो अपने डेयर से, अपने करेज से, मतलब अपने एफर्ट से जो है वो बिलीव करता है, वो उसने एफर्ट्स किए हैं पास्ट लाइफ में, उसकी मास्टरी है, उसकी मास्टरी कम्युनिकेशन है। 3rd हाउस रूल करता है नेचुरली मरकरी, इसका कारक होता है मार्स। तो यहाँ पे इस तरह के लोगों के अंदर जो मैंने बताया ना करेज वाली बात, करेज होती है, और ये करेज इनका मेंटल करेज ज़्यादा होती है, कि ये दिमागी तौर से स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होते हैं। इनका आत्मकार का 3rd हाउस में होता है, तो मतलब जिस भी हाउस में आपका D1 में आत्मकार का है, वो आपका उस एरिया की मास्टरी बताता है कि किस एरिया में आपको मास्टरी हासिल है, करके आए हो, क्या मास्टरी है। उसी आत्मकार का प्लैनेट को आपको सिर्फ उठा के बस वही सेम प्लैनेट को आपको D9 नवांशा में देखना है। ये बता देगा कि आपको क्या पर्पज आपका पास्ट बर्थ में रहा है, क्या आप करते थे, किस चीज़ में मास्टरी, और कहाँ पे अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो आपको 10% एफर्ट्स में 70% आपको या 80% आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी मास्टरी, ये चीज़ आपने मास्टर कर रखी है पास्ट बर्थ से। बहुत से देखोगे अपने 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे होते हैं, उनकी आवाज़ एक जो लेजेंडरी सिंगर्स होते हैं उनसे भी कहीं अच्छी होती है, कहीं ज़्यादा अच्छी। या बहुत से होते हैं जिनको रामायण या भगवद गीता बचपन से याद होती है। मतलब ये चीज़ें ये बताता है कि आपकी पास्ट लाइफ टैलेंट की जो है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो मास्टरी थी आपकी पास्ट लाइफ की। उसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक है। आत्मकार का प्लैनेट बर्थ चार्ट में मैंने बताया हुआ है इससे पहले भी कि आपका हाईएस्ट डिग्री जो प्लैनेट होता है, जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है बर्थ चार्ट में, वो डिग्री कहाँ लिखेगी आपको, प्लैनेट के आगे ही लिखी होती है कि वो कितनी है। आगे जैसे 22 है किसी की, 22.6, तो ये जो पहले है 22, ये है डिग्री। बाद में क्या है, उसके मिनट्स हैं, वो उतने मिनट्स चल चुका है प्लैनेट जब आपका बर्थ हुआ था। तो जो डिग्री है, उस जो हाईएस्ट डिग्री सबसे ज़्यादा जिस प्लैनेट की डिग्री, राहु केतु को इसमें मत कंसीडर करना आप। सिर्फ राहु केतु, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इन 5 प्लैनेट्स को आपको इग्नोर करना है। आपको सिर्फ देखना है सन, मून, जुपिटर, मार्स, वीनस, मरकरी, सैटर्न, इन 7 प्लैनेट्स में देखना है आपको किसकी डिग्री ज़्यादा है। जिसकी डिग्री ज़्यादा है उसको D1 में तो आप देखोगे ही कि साइन में है, बट आपको आके सबसे पहले उसको चेक करना है D9 में। अगर आपको ये जानना है कि आपकी मास्टरी क्या थी पास्ट लाइफ में, क्या करते थे, आपकी क्या, आपने किस चीज़ में आपको एक्सेल किया है, आपने क्या, कहाँ पे आप एफर्ट्स डालोगे तो आप वहाँ पे आपको कम एफर्ट्स में ही आप आगे सक्सेस को अचीव कर सकते हो। ये आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो मान लो किसी का आत्मकार का है मार्स, D1 में हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है। अगर वो D9 में आपका, D1 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ किस हाउस में, किस साइन में, D9 में अगर मान लो वो किसी का सजिटेरियस, धनु में आ गया, तो ऐसे इंसान को क्या है, ऐसा इंसान क्या होगा, स्पिरिचुअल लीडर। धनु क्या है, स्पिरिचुअल साइन है, रिलीजन का। तो ऐसे बोलते हैं धार्मिक गुरु जो होते हैं। बट ये गुरु तक तो है जुपिटर की वजह से, बट ये वो वाले लोग होंगे जो अपने धर्म की रक्षा करेंगे, क्योंकि मार्स है, कमांडर है, वो बचाएगा, वो सेव करेगा। तो जो अपने सैद्धांतिक बिलीव्स हैं, जो भी उनके जो धार्मिक जो चीज़ें हैं, उसको वो डिफेंड भी करेगा, वहाँ पे अपने आप को प्रोएक्टिवली अपनी बातों को रखेगा अपने धर्म की, और उसको आगे कैरी फॉरवर्ड भी करेगा। मतलब उसको एक तरह से प्रोटेक्टर हो जाएगा वो। धार्मिक गुरु रहेगा क्योंकि धनु राशि है। धनु राशि क्या है, धर्म की है। धनु राशि क्या है, ज्ञान की है। धनु गुरु की राशि, गुरु तत्व है यहाँ पे। तो
कहने का मतलब ये है कि जिस साइन में होगा वो आपके ज़्यादा बताए, क्योंकि हो सकता है नवांशा आपका बर्थ टाइम अगर आपका सही नहीं है तो आपका नवांशा चार्ट लगन उसका आगे पीछे हो सकता है, बदल सकता है। अगर आपका 2 मिनट का भी फर्क है, 2 मिनट से ज़्यादा का भी फर्क है, तो आपका नवांशा जो है लगन वो बदल सकता है। बट अगर साइन की बात करो तो वो नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा, क्योंकि आपका वो D1 चार्ट पे वो पदा के हिसाब से उस पदा में जाएगा। तो जिस डिग्री पे है, जिस पदा में है D1 में, उसके अकॉर्डिंग वो नवांशा में उसी साइन में जाएगा, वो उसी साइन में ही रहेगा। हाउस आपका बदल सकता है नवांशा में। तो आपको सिर्फ ये देखना है आत्मकारक का प्लैनेट किस साइन में, इससे भी आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि आपने पास्ट लाइफ में क्या मास्टरी की। अब अगर किसी का आत्मकारक का बन के कोई भी प्लैनेट है XYZ और वो टॉरस में चला गया, टॉरस मतलब वृषभ राशि, सेकंड राशि में, तो इसका मतलब है अगले ने पास्ट लाइफ में क्या मास्टरी की हुई है, एक्यूमुलेशन, स्पीच, बोलना, कम्युनिकेशन, स्पीच की बात हो रही है। उसकी बोलने में उस तरह का वो एक टच था जिससे उसने काफी कुछ अचीव किया है। अब वो आपका प्लैनेट कौन है वो बताएगा, उससे काफी क्लैरिटी आ जाएगी फर्दर। उसके बाद किस हाउस में जा रहा है नवांशा में, उससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। बट मैं अगर इन जनरल बात करूं कि अगर साइन की, तो आत्मकारक का प्लैनेट जिस साइन में गया उससे आपको पता चलेगा मास्टरी क्या है। तो टॉरस में क्या है, स्पीच, आपके एसेट्स, जो आपने एसेट्स बनाए थे, जो एक्यूमुलेशन किया था, सेविंग्स थी आपकी, चाहे वो आपके सैद्धांतिक हो, आपके संस्कार हैं, उसको आपने जो बचाया है, जो आपने पैसा जोड़ा हो या आपने जो एसेट्स बनाए हो, वो सारी चीजें, फैमिली, आपकी स्पीच, आपके जो आपका फूड थी, जो आप मतलब जिस तरह का आप खाना खाते थे, वो आपकी एक मास्टरी हो सकती है कि आपको पता हो कि किस तरह का खाना खाना चाहिए, क्या सात्विक है, क्या तामसिक है फूड, ये सारी चीजें आपको मतलब एक मास्टरी है वहाँ पे। आपको एक्यूमुलेशन किस तरह से सेव करना है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे पे किस तरह से मनी बनाना है, पैसे से पैसा, मतलब सेकंड हाउस वेल्थ का भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ों को बताता है कि आपने मास्टरी क्या ली। इसी तरह से आप अपने आत्मकारक को उसी साइन में जाके, मतलब इसी तरह से अपने D9 चार्ट में जाके देख सकते हैं कि साइन में है। अगर आपका बर्थ टाइम सही तो आप अपना हाउस और प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग उसको और ज़्यादा क्लैरिटी ले सकते हैं कि क्या पास्ट लाइफ की आपकी मास्टरी रही है D9 के चार्ट के थ्रू। अच्छा, जैसे मैंने भी बताया था कि किसी का सन या किसी का जुपिटर D1 में तो उच्च का है या नीच का है, इधर आके नीच का या उधर उच्च का हो गया। तो ये एक्चुअली ना पोटेंशियल बताता है प्लैनेट्स का, प्लैनेट्स में क्या पोटेंशियल है, वो क्या किस तरह से परफॉर्म करेंगे। मान लो किसी का, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, जुपिटर 9th हाउस में है, D1 में बहुत अच्छा जुपिटर अपनी साइन में, उन साइन में, साइन की बात नहीं करो, उन हाउस में है, बट वो D9 में आके आप देखोगे कैप्रिकॉन का हो गया, 6th हाउस में आ गया। अगर बर्थ टाइम सही है तो D9 में 6th हाउस में कैप्रिकॉन साइन में आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि वो नीच का हो गया, 6 से 12th में भी चला गया, वो उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, वो कैलिबर नहीं है। तो वो जो प्लैनेट्स की ट्रू स्ट्रेंथ होती है, डिग्निटी जिसे बोलते हैं कि प्लैनेट्स में कितना पावर है रिजल्ट देने की, वो आपको D9 से पता चलती है। D1 में चार्ट में प्लैनेट उच्च हो नीच हो वो इतना मैटर नहीं करता। अगर आपने D9 में उसकी स्ट्रेंथ देख ली, आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली प्लैनेट क्या है। तो अगर एक बेसिक सा रूल ये है कि अगर D1 में प्लैनेट किसी भी कंडीशन में, अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी या बुरी हो रही है D9 में, तो वो आपका बिल्कुल एक स्टैंप होगी कि ये प्लैनेट इसी तरह ही परफॉर्म करेगा। क्या उसकी स्ट्रेंथ, डिग्निटी नीच है तो वो नीच ही रहेगा। और दूसरे वर्ग के चार्ट में भी देख सकते हो, डिविजन चार्ट जो भी है, D2 हो गया, D3 है, D4 है, D7, D60 है, आपका इंपॉर्टेंट चार्ट है, D30 हो गया, वो तो अलग चीज़ होगी। बट जो D9 नवांशा जो आप लिखा के लाए, जो कर्म आपने किए हैं पास्ट लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग प्लैनेट को क्या स्ट्रेंथ मिली है, उस प्लैनेट से जुड़े आपने क्या अच्छे बुरे कर्म किए हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ बता देगा D9 में, सिंपल सी लैंग्वेज में। क्या कि मान लो किसी का जुपिटर अगर नीच का हो गया नवांशा में, तो आप पास्ट लाइफ में आपने, इसका मतलब है धर्म से जुड़े नॉलेज थी आपके पास, कैप्रिकॉन साइन है, नॉलेज थी, बट उस नॉलेज का आपको अहंकार हो गया, उस नॉलेज का आपको ईगो था, उस नॉलेज का आपको आपने मिसयूज कहीं ना कहीं किया, इसलिए उस प्लैनेट जो है वो नीच का हो गया जुपिटर। तो अब क्या होगा, आपको वो नॉलेज दूसरों को देनी होगी बिना ईगो के, अपने ईगो को टेम डाउन करना पड़ेगा, धर्म से जुड़ी, ज्ञान से जुड़ी, नॉलेज से जुड़ी चीजों में आपको अपना ईगो दबाना पड़ेगा। और नहीं दबाओगे तो हालात या परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपको अपने ईगो को टेम डाउन करके रखना पड़ेगा। कहाँ पे, रिलीजन, धार्मिक चीजों पे, स्पिरिचुअलिटी में, नॉलेज में, लर्निंग में, इन सब चीजों में आपको ईगो एटीट्यूड नहीं दिखाना है, क्योंकि आपका जुपिटर इस बार नवांशा में नीच का मिला है। नीच का मतलब आपने पास्ट लाइफ में इन चीजों से रिलेटेड कुछ इस तरह के कर्म किए हैं जो आपके सही नहीं थे। तो इस बात में आपको उसको ईगो से उसको दूर करना है, ईगो से अवॉइड करना है, ईगो क्लैशेस नहीं होनी चाहिए, या उस चीज को लेकर घमंड नहीं आना चाहिए। ये आपका D9 में का जुपिटर बता रहा है, ये मैसेज है जुपिटर का, ये स्ट्रेंथ बता रहा है। तो ये प्लैनेट्स की ट्रू स्ट्रेंथ पहचानना है, उनकी डिग्निटी देखनी है, तो आप नवांशा में जाके प्लैनेट्स की डिग्निटी को समझ सकते हो कि प्लैनेट क्या रिजल्ट देगा, हमारे चार्ट में जो रिजल्ट प्रॉमिस करा है क्या वो एक्चुअली में देने के उसके अंदर कैलिबर है, पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है, उसके पास पावर है। वो पावर कहाँ से आएगी, पास्ट लाइफ की डीड से। आपने पास्ट लाइफ में जो भी कर्म किए होंगे अच्छे बुरे, वो सब दिख जाएंगे आपको प्लैनेट्स के थ्रू। तो अगर किसी का मून पीड़ित है, यानी उसने पास्ट लाइफ में पीड़ित है इन द सेंस, अगर नीच का है, ये राहु केतु के साथ या सैटर्न के साथ है, सैटर्न के साइन में है, स्ट्रॉन्ग सैटर्न के साथ है, तो मतलब उसने क्या किया, उसने पास्ट लाइफ में इमोशंस को मिसयूज किया, अपने दूसरों को, अपने तो मिसयूज तो नहीं बोलूंगा, दूसरों के इमोशंस का मिसयूज किया है, पानी का वेस्टेज किया है, फूड का वेस्टेज किया है, मदर से अपने जो है कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं उसके, मदर को भी बताता है,
अपनी फैमिली लाइफ, होम, अपने घर में कुछ उसने इस तरह से कुछ किया है, फीड नहीं किया है लोगों को जो देना चाहिए, जो डोनेशन मतलब एक नहीं फूड हो गया या फिर लिक्विड मनी हो गई, इस तरह से मतलब उसने मुंह से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशन हैं सारे, फूड हो गए, मदर हो गई, केयर हो गई, इमोशंस हो गई, नर्चरिंग हो गई, ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं उसने जो है हेर फेर किया है, कुछ गलत कर्म रहे हैं जिस वजह से मून उसको स्कॉर्पियो का मिला है इस बर्थ में D9 नवांशा। तो ये पोटेंशियल बताता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका मून जो है D1 का रिजल्ट देगा। वो D1 में भले चाहे कैंसर में हो या टॉरस में हो, बट वो अगर D9 में स्कॉर्पियो का है तो वो रिजल्ट देने के लिए पोटेंशियल उसमें पास नहीं है अनटिल अनलेस आपके D9 में नीच भंग। तो D9 में मैंने बोलूंगा कि प्लैनेट्स का नीच भंग होता है या प्लैनेट्स का राज्य होता है या प्लैनेट्स का कंजंक्शन एक्चुअली वर्क करता है। D9 आपका सिर्फ एक स्टैंड बताता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना D9 में दो प्लैनेट, D1 में वो मान लो आपका सन बैठा है 6th हाउस में और आपका मार्स बैठा है 2nd हाउस में, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है इनका। या ट्राइन को अगर हटा दो, सन बैठा है 5th हाउस में और मार्स आपका बैठा हुआ है 12th हाउस में, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई आपस में कोई इनका साइन वाइज भी कोई कनेक्शन नहीं। और D9 में आप देखोगे तो वो कंजंक्ट हो रहे हैं, तो वो कंजंक्शन नहीं माना जाएगा। वो दोनों अलग साइन में है, अलग नक्षत्र में है और अलग पदा में भी हो सकते हैं, बट बिकॉज कि उन दोनों का जो नक्षत्र है वो नक्षत्र उसी पदा में खुल रहा था, जिस वजह से वो दोनों एक साइन में आ गए, तो वो कंजंक्शन नहीं होगा। उनका सेम साइन है बट वो कंजंक्ट नहीं है। तो D9 में कंजंक्शन नहीं होता है, D9 में एस्पेक्ट नहीं होती है, D9 में आपका एक्सचेंज नहीं होता है, नीच भंग नहीं होता है। D9 इज जस्ट अ सिंपल एक आपको प्लैनेट्स की ना एक स्ट्रेंथ समझनी कि प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या है। सन को इंडिविजुअली देखो, सन अगर एरीज का है वहाँ पे लिब्रा का हो गया, सन नीच का है, दैट्स इट। फिर वो वीनस जितनी भी अच्छी डिग्निटी में क्यों ना हो वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये रूल अप्लाई करता है D1 में। D9 में सिर्फ आपका पोटेंशियल बताता है, स्ट्रेंथ। सन से जुड़े हो आप क्या कर्म करके आए हो। अब वो वीनस नीच भंग कर रहा है तो वहाँ वीनस से मतलब नहीं है, हम सन की इंडिविजुअल उसकी डिग्निटी चेक कर रहे हैं D9 में। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आपको बताई कि कोई एस्पेक्ट, कोई कंजंक्शन, कोई एक्सचेंज, कोई नीच भंग कुछ नहीं वर्कआउट करता है D9 में। एक सिंपल सी प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ आप देखते हो, जैसे आप शेड्यूल देखते हो, शेड्यूल में गए आपने सन का देखा 168 है, 192 है, 185 है, दैट्स इट। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि सन मेरा यहाँ लिब्रा में था तो वहाँ जाके वीनस की चक्कर में शेड्यूल में स्ट्रेंथ नहीं। आपने देखा D1 में और सॉरी D9 में कि आपको क्लैरिटी होगी कि हाँ आपका सन नीच का ही है। वो नीच भंग हो रहा है, कंजंक्ट कर रहा है वीनस को, वीनस देख रहा है उसको सटन उच्च का हो रहा है, डजंट मैटर, सन आपका नीच का ही रहेगा। नीच का ही रहेगा मतलब नीच का है सन। अब वो दूसरे वर्ग में आप देखोगे, अगर किसी दूसरे वर्ग में और 2-4 वर्ग में अच्छी डिग्निटी में लिब्रा का ही कई उसमें, तो वो फिर आपको कुछ और बताना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि आपको अपने ईगो, अपने पावर, अपने अथॉरिटी को आपको क्रेविंग होगी, बट आपको वो इतनी जल्दी अचीव नहीं होगी। उसके लिए आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स मारे, वो भी एक अलग टॉपिक हो जाएगा। फिर आपको दूसरे वर्ग में देखना, फिर उसकी स्ट्रेंथ चेक करना। बट मैं आइडियली अगर प्लैनेट्स की पोटेंशियल देखना चाहूँ कि प्लैनेट के अंदर कैलिबर रिजल्ट देने का, वो आप D9 में उसकी ट्रू डिग्निटी से देख सकते हो। अब पर्पस की अगर मैं बात करूं कि D9 का पर्पस क्या है, तो एक हो गया कि भाई हाँ ठीक है प्लैनेट सिस्टम देख ली, एक पर्पस तो पता चल गया। दूसरा पर्पस क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं D9 आपका जो है वो आपके बर्थ, शादी के बाद ही एक्टिवेट होता है, शादी से पहले आपका D9 वर्किंग नहीं होता। बट जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि D9 आपका जो होता है वो एक्टिवेट आपका बाय बर्थ रहता है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल प्लैनेट, एक चार्ट नहीं है। D9 ड्राइव हुआ है वो D1 से ही, D1 के 9th हाउस से ही ड्राइव हुआ है। तो आप बोलो कि वो आपका उस टाइम एक्टिवेट होता है जब आपकी शादी होती है, तो ये बिल्कुल नॉनसेंस है, क्योंकि वो 9th हाउस है कि आपका शादी के बाद 9th हाउस एक्टिवेट होता है। आपके लक क्या शादी के बाद बढ़ता है, क्योंकि 9th हाउस आपका D1 का, तो आपका डेस्टिनी बताता है, आपका हायर लर्निंग बताता है कि शादी के बाद आप हायर लर्निंग करते हो, क्या शादी के बाद आपको फादर मिलते हैं। 9th हाउस आपका फादर का भी है। आइडियली तो यही होना चाहिए, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जो लोगों की ये अपना मत है कि D9 जो है वो शादी के बाद एक्टिवेट होता है। उसका अगर मैं काउंटर जो है उसका रिवर्टल दूं या काउंटर उसको करूं, तो वो काउंटर इस तरह से होगा, क्या D9 आपका D1 का 9th हाउस जिसका हायर डिवीजन है आपका D9, तो क्या आपका D1 का 9th हाउस आपका शादी के बाद एक्टिवेट होता है? क्या आपको किस्मत शादी के बाद जगती है? क्या आप शादी के बाद हायर लर्निंग करते हैं? क्या शादी के बाद आप रिलीजियस होते हैं? क्या शादी के बाद फादर मिलते हैं आपको? क्या आप शादी के बाद आपको फोर फादर या आपके पूर्व जागृत होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये नॉनसेंस है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि D9 आपका जो है वो आपका बाय बर्थ एक्टिवेट रहता है। जिस तरह से प्लैनेट्स हमारे बर्थ चार्ट में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, प्लैनेट्स की मैच्योरिटी बढ़ती रहती है और उनका कैलिबर, उनका पोटेंशियल बढ़ता रहता है रिजल्ट देने का, उसी तरह से D9 का भी है कि D9 जो चार्ट होता है वो प्लैनेट्स की जब स्ट्रेंथ बढ़ती है, अगर वो प्लैनेट्स कोई D1 में स्ट्रेंथ में है तो वो उतने रिजल्ट देने लगता है टाइम की एज के हिसाब से। बहुत से देखा होगा आपने कि सन D1 में लिब्रा का है। मैं एक एग्जांपल से दे रहा हूँ, उसको समझना ध्यान से। किसी का सन D1 में लिब्रा का है, बच्चा है कोई 6, 7, 8 साल 10 साल का बच्चा,
सन लिब्रा में है, नीच का है। तो क्या बोलेंगे हम इस बच्चे को? इस बच्चे के अंदर ईगो नहीं, ईगो जो होगा वो मतलब एक नेगेटिव ईगो होगा। इस बच्चे के अंदर आपको कॉन्फिडेंस की कमी दिखेगी। सन लिब्रा का है, नीच का है, बच्चा ही है, इसका कॉन्फिडेंस के अंदर कम होगा, इसके अंदर नेगेटिव ईगो होगा, फॉल्स ईगो होगा जिसे बोलते हैं। या इस बच्चे के अंदर जो है फादर इसके जल्दी एक्सपायर कर जाएंगे, या इसकी लाइफ में नहीं रहेंगे, या सेपरेशन हो जाएगा। सन से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं उसका नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा सन लिब्रा में। मैं अभी नीच भंग की बात नहीं कर रहा हूँ, या है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है। आइडियली सन लिब्रा में यही बोला जाता है। बट D9 में आप देखोगे बच्चा है 6, 7, 8, 9 साल, 10 साल, एक कम एज का है, टीन एज का है, टीन भी नहीं हुआ अभी, जिस तभी वो बच्चा ही है छोटा। और आप D9 में उसका देखोगे अगर आप सन, तो वो एक्साइटेड है, एरीज का है, नवांश में। बहुत से बच्चे हमने ऐसे देखे हैं जिनका ईगो इतना हाई होता है, या जितना इनके अंदर कॉन्फिडेंस इस लेवल का होता है बचपन से ही। ऐसे मैं बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो उनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है, बहुत जल्दी इनके अंदर सेल्फ स्टीम बहुत हाई होती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। फादर का सपोर्ट बचपन से मिलता है, किसी से नहीं बनी घर में, फादर से बनी, फादर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे, छोटे से बच्चे का। जबकि वो लेके तो लिब्रा का सन बैठा हुआ है बर्थ चार्ट में, नवांशा में एरीज का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नवांशा का बर्थ जो सन है वो एक्टिवेट है बाय बर्थ। तो ये एक मिथ है, फैक्ट नहीं है कि नवांशा चार्ट आपका बाय बर्थ एक्टिवेट नहीं रहता है, वो शादी के बाद एक्टिवेट होता है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। नवांशा आपका बाय बर्थ ही एक्टिवेट रहता है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे उसी तरह से आपके प्लैनेट्स की मैच्योरिटी होती रहती है, प्लैनेट स्ट्रांग होते रहते हैं, वो एक डिग्निटी में आते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देने लगते हैं। और होता क्या, आइडियली उस एज तक के 90% लोगों की शादी हो जाती है। तो ये हमने एक माइंडसेट बना रखा है कि भाई शादी हुई है और अगले का नवांशा एक्टिवेट हो गया, जो कि बिल्कुल गलत है। नवांशा चार्ट आपका एक्टिवेट होता है बाय बर्थ, या आपके बर्थ से एक्टिवेट रहता है, और इसके पोटेंशियल आपका जो प्लैनेट्स का है वो आपको एज एज पासेस, जैसे कि आपकी उम्र बढ़ती होती है, आपका प्लैनेट्स स्ट्रेंथ लेते रहते हैं, और स्ट्रेंथ लेते रहते हैं। वो अपनी जो भी स्ट्रेंथ में होते हैं D9 में, अगर वो D9 में नीच के हैं तो वो उसी हिसाब से आपका रिजल्ट देंगे, और अगर आपका D9 में आपका स्ट्रांग है तो वो आपको उसी तरह रिजल्ट देते रहते हैं। एक और मिथ है कि नवांशा जो होता है वो आपका फर्स्ट सैटर्न रिटर्न के बाद होता है। इस चीज़ को मैं 50% कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि आपका फर्स्ट सैटर्न रिटर्न अराउंड 29-30 की एज पे होता है। 29 से 30 साल के पहला सैटर्न घूम के आता है। सैटर्न रिटर्न का मतलब है जिस टाइम आपका बर्थ हुआ था, सैटर्न जिस डिग्री में, जिस साइन में था, जिस साइन ज़ोडिएक साइन जिन डिग्रीज पे था, वो घूम के पूरी साइकिल पूरी करके सारे साइन घूम के फिर वापस से अगर उसी डिग्री पे आता है, उसी साइन में आता है, जिस बर्थ के टाइम जिस कंडीशन में था, आपकी कंडीशन इन द सेंस जिस साइन जिन डिग्रीज में था उसी डिग्री पे आएगा, जो कि 30 साल के बाद होता है, ऑलमोस्ट 29-30 में, 27 से 28, 29-30 की एज में होता है। तो वो कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं सैटर्न रिटर्न्स। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सैटर्न की एक साइकिल पूरी हो जाती है, सैटर्न की एक मेच्योरिटी आ जाती है। तो वो इस तरह से आप बोलो कि भाई सैटर्न मेच्योर होता है, कान पकड़ के ऐसे बोलो, चाहे आप कान पकड़ के ऐसे बोलो, बात वही है कि आपको मेच्योरिटी आ जाती है, यानी प्लैनेट मेच्योर हो जाते हैं। सैटर्न ने एक साइकिल पूरी कर ली, सैटर्न मेच्योरिटी पे आ गया। अब सैटर्न मेच्योर हो गया है तो वो रिजल्ट देने का कैलिबर उसके अंदर बढ़ गया है, वो रिजल्ट दे सकता है, अपने नहीं दे रहा था तो अब सैटर्न D9 में भी रिजल्ट देगा। इसके अलावा 28 की एज में मार्स की मेच्योरिटी हो जाती है, मार्स मेच्योर हो गया आपके बर्थ चार्ट में। 24 में आपका मून मेच्योर हो जाता है। तो मतलब कहने का है कि मेच्योरिटी प्लैनेट की उस एज के आसपास होने लगती है, 2, 4, 6, 8 साल आगे पीछे। शादी से इसका कोई कनेक्शन नहीं। जिनकी शादी 40s में होती है उनका नाम चाहता है 40s में एक्टिवेट होना चाहिए। उससे पहले तुमका कोई फॉर्चून नहीं, कोई लक नहीं, कोई हाई लर्निंग, कोई डेस्टिनी, कोई फादर, कुछ नहीं। नॉनसेंस है, ये मिथ है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि नवांश आपका बाय बर्थ एक्टिवेट रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लैनेट मेच्योर नहीं हो पाते, इसलिए वो रिजल्ट दे नहीं पाते हैं। और जब वो रिजल्ट देना स्टार्ट करते हैं उस टाइम तक शादी हो जाती है, और हमने माइंड सेट बना रखा है कि शादी के बाद नवांश एक्टिवेट होता है। एक क्लियर सी बात होगी। तो आपकी डेस्टिनी आपके धर्म को भी बताता है। अब नवांश आपके धर्म को भी बताता है। 9th हाउस है, धर्म है, रिलीजन है, हायर लर्निंग है, बिलीव्स है, हमारे संस्कार हैं। 9th हाउस का डिवीजन है D9 नवांशा चार्ट। तो नवांशा आपका धार्मिक बताता है, इंक्लिनेशन आप बताता है कि आप कितने धार्मिक रहोगे, क्या आप धार्मिक एक्टिविटीज करके आए हो पास्ट लाइफ में, क्या आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस रही हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रही हैं पास्ट बर्थ में, वो भी आपका नवांशा से आत्मकारका के थ्रू पता लगता है। बट बात करूँ धार्मिक बिलीफ की, तो नवांशा चार्ट ये एक स्पिरिचुअल चार्ट बताती है, स्पिरिचुअल चार्ट होता है। आपकी 9th हाउस का डिवीजन है, इसलिए आपकी स्पिरिचुअलिटी को बताता है, आपके रिलीजियस बिलीफ्स को बताता है, क्या आप बिलीफ्स फॉलो करोगे, क्या आप अपने धर्म से टिके रहोगे, धार्मिक एक्टिविटीज करोगे जो भी आपके लीनिएज में है, जो आपके फादर या फोरफादर से आपको मिली हुई है, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है, कि आप उस धर्म के संस्कारों को, उस धर्म के बिलीफ्स को कैरी फॉरवर्ड करोगे, उसको फॉलो कर पाओगे, वो आपका कहाँ से पता चलता है, वो आपके D9 के
आत्मकारका के थ्रू, D9 में और स्ट्रेंथ से भी पता चलता है। बट D9 का से काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाती है कि आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बिलीफ सिस्टम्स क्या है। तो ये धार्मिक चार्ट भी है, आपके धार्मिक बिलीफ्स को भी बताता है D9 नवांशा, कि आप क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या फिर क्या आपका रिलीजियस विजडम में बिलीव्स क्या रहेंगे। तो रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके बताता है कि आपके धार्मिक कितने हो गए। ये सारी चीजें आपको नवांशा से पता चल सकती हैं। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है नवांशा का वो है मैरिज। ये तो एक बेसिक मोटा मोटा था, क्योंकि है पार्ट है, नो डाउट पार्ट है। आत्मकारका को देखना पड़ता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो गई, आपका प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ क्या है, प्लैनेट्स क्या रिजल्ट दे पाएंगे, नवांशा का एक्टिवेशन, ये सारी चीजें आती हैं। बट जो नवांशा का जो सिग्निफिकेटर है नवांशा चार्ट का, वो वीनस है, और वीनस सिग्निफाई करता है हमारी मैरिज, हमारे स्पाउस, हमारी मैरिड लाइफ को। तो अगर किसी का मैरिड लाइफ जानना है तो उसके लिए भी नवांशा को ही हमें देखना है। और उसके लिए आपको करना क्या है कि नवांशा चार्ट में आपको पहले तो देखना है अपने 7th लॉर्ड को, D1 का 7th लॉर्ड, क्योंकि हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो D1 के 7th लॉर्ड जो भी है, जो भी प्लैनेट बन रहा है आपका लगन D1 का जो भी है, उसका 7th लॉर्ड जो है, उसकी स्ट्रेंथ को आप D9 में देखिए, उस प्लैनेट की, उस लॉर्ड की 7th लॉर्ड की स्ट्रेंथ को। वो आपको एक आइडिया दे जाएगी कि आपकी मैरिड लाइफ में जो आपने देखा होगा कि किसी का 7th लॉर्ड, जैसे मैंने शुरुआत में एक एग्जांपल दिया था, 7th लॉर्ड लगन में है, वो चाह रहा है कि उसको पार्टनर उसको अप्रोच करे, उसकी तरफ आए, लव मैरिज के लिए जाना चाहता है, उसकी विशेष हैं, डिजायर्स क्या, ये तो विशेष वही आपको मिलेगा क्या, उसको D9 का 7th लॉर्ड बता देगा। मान लो 7th लॉर्ड D9 में, D1 में तो लगन में बैठा हुआ है भाई, उसको लव मैरिज करनी है, उसको पार्टनर, उसको जिसको वो जानता हो, जिसको प्यार करता हो, जिससे वो इमोशनली अटैच हो, वो पार्टनर उसको चेस करे, उसको केयर करे, वो सारी चीज़ें जो भी हैं उसकी जो डिजायर्स हैं। बट क्या वो मिलेंगी, क्या वो फुलफिल होंगी, वो विशेष फुलफिलमेंट बताना, या आपको क्या मिलेगा, विश फुलफिल होगी या नहीं होगी, क्या आप लिखा के लाए हो डेस्टिनी में, वो आपके D9 में पता चल जाएगा आपको 7th लॉर्ड की कंडीशन से। और भी है, आपका धाराकार भी देखना पड़ता है, लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट जो है, जैसे हाईएस्ट डिग्री आत्मकार का है, ऐसे लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट को भी आपको D9 चार्ट में देखना है, जिसे बोलते हैं धाराकार का। ये आपके स्पाउस को बताता है, स्पाउस के फीचर्स को भी बताता है, इसके अलावा आपकी अप्रोच को बताता है कि आपकी अप्रोच क्या होगी मैरिड लाइफ में, आपका रोल क्या होगा मैरिड लाइफ में, आप किस तरह से अपने पार्टनर को ट्रीट करोगे। तो बात चली थी कि 7th लॉर्ड को D9 में देखना है, D1 के 7th लॉर्ड को। तो आप D1 के 7th लॉर्ड को अगर D9 में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी वो विश फुलफिल होंगी, कि आपको क्या मिलेगा, एक्चुअली क्या मिलेगा। तो मान लो जिसका 7th लॉर्ड लगन में था फर्स्ट D1 में, वो अगर यहाँ पे राहु केतु के साथ आ गया, सैटर्न के साथ है, मास अफ्लिक्ट कर रहा है या नीच का हो गया, तो उसकी विशेष फुलफिल नहीं होंगी, वो विशेष रहेंगी, उसके ऊपर वो एफर्ट्स मारेगा, वो रिलेशनशिप में जाएगा, वहाँ उसको चीज़ें नहीं हो सक्सेसफुल हो पाएंगी, फिर वो दूसरी जगह रिलेशनशिप में जाएगा। इसी तरह से वो रिलेशनशिप स्विच करेगा, उससे सफरिंग्स होंगी, उसको सफरिंग्स के बाद एक टाइम के बाद उसको एहसास हो जाएगा कि ये चीज़ें मुझे नहीं मिल सकती, फिर उसको वही मिलेगा जो उसकी डेस्टिनी में, जो उसके पास लाइफ नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो भी डेस्टिनी था पार्टनर्स को अप्रोच करेगा, वो आएगा उसकी लाइफ में, उसके बाद आके कहानी बढ़ेगी। तो D9 में नवांशा में 7th लॉर्ड की स्ट्रेंथ, वीनस को भी देखना पड़ेगा। अगर किसी का 7th लॉर्ड वीनस नहीं है इनके D1 का, तो आपको D1 में 7th लॉर्ड को देखना पड़ेगा कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वीनस की क्या स्ट्रेंथ है D9 में। इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, आपका स्पाउस के ट्रेट्स क्या होंगे, क्या आपको आप किस तरह से ट्रीट करोगे अपने पार्टनर को। वीनस की स्ट्रेंथ आपको ये भी बताती है, D9 के नवांशा में वीनस ये भी बताता है कि आपका पार्टनर किस तरह का होगा, बेसिक ट्रेट्स। मान लो किसी का वीनस जैसे कैप्रिकॉर्न का है नवांशा में, तो कैप्रिकॉर्न का वीनस अगर नवांशा में, तो ये चीज़ ये बताता है कि ये बंदा जो है अपनी स्पाउस को के लिए कमिटेड होगा, लॉयल रहेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कर्तव्यों का है, जिम्मेदारी का है। तो इस स्पाउस को लेकर रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। तो ये प्रैक्टिकल इंसान है। अगर इसकी खुद की बात करूँ, ये अप्रोच तो बता ही रहा है कि आपकी अप्रोच क्या होगी। वीनस स्पाउस को बताता है आपको अप्रोच क्या होगी, कैप्रिकॉर्न वाली अप्रोच क्या है, वीनस स्पाउस वो आपके कहाँ नवांशा में किस साइन में गया, कैप्रिकॉर्न में, यानी आपकी अप्रोच क्या होगी स्पाउस को लेके कैप्रिकॉर्न, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने स्पाउस को लेके प्रैक्टिकल होगे, आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस फीलिंग आपको शेयर करना नहीं पसंद होगा, मतलब है आप इमोशन होंगे, फीलिंग्स होंगी, मतलब आप आउटस्पोकन नहीं होगा अपने इमोशंस फीलिंग को लेकर, शो नहीं करोगे आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को। तो ये चीज़ें आपके अंदर रहेंगी कि आप अपनी इमोशंस फीलिंग को शो नहीं करोगे, अपने पार्टनर को दिखाओगे नहीं, और आपके लिए जिम्मेदारी होती है। ऐसे लोग अपनी स्पाउस को लेके मतलब एक नहीं होता, उनके हर एक जिम्मेदारी, हर एक काम को फुलफिल करते हैं, उनकी मतलब जो भी हो उनकी ज़रूरतें हैं, एक तरह से इनके लिए सर्वेंट तो उस तरह का सर्वेंट नहीं, मतलब उनके जो भी हैं सारे पूरी तरह से उनके लिए कमिटेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर स्पाउस। इसी तरह से किसी का अगर वीनस जेमिनी का है, तो ये बंदा जिसका वीनस जेमिनी में है, ये अपने स्पाउस के लिए क्या रहेगा, एफर्ट शो करेगा, करेज दिखाएगा। मान लो अगर लव मैरिज के लिए जाना चाह रहा है, फैमिली अगेंस्ट में है, फैमिली नहीं मान रही, तो ये करेज दिखाएगा, फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकता है अगर मार्स के सपोर्ट है तो।
इसके अलावा ये टॉकेटिव होगा, इसका स्पाउस टॉकेटिव होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा दोनों के बीच, दोनों ट्यून करते हैं, कम्युनिकेशन से अच्छी ये मीडिया में, ये कम्युनिकेशन में काम कर सकता है, और ये प्रेस में हो गया, ये मीडिया है, ये कंस्ट्रक्शन में भी जा सकता है। मार्स सिग्निफिकेटर हो गया थर्ड हाउस का, मरकरी को भी आपको देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको वीनस से स्पाउस के ट्रेड्स पता चलते हैं, और आपको ये भी पता चल जाता है कि आप किस तरह से अपने स्पाउस को ट्रीट करोगे मैरिड लाइफ में। इसी तरह धारा कारकों को भी देखना है। जो D1 का जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट्स हैं, जो भी प्लैनेट है आपका D1 बर्थ चार्ट में लोएस्ट डिग्री, उसको आपको D9 में देखना है, उसकी स्ट्रेंथ को देखना है, वो क्या कंडीशन में, किस साइन में गया। वो भी आपके स्पाउस के ट्रेड्स तो बताता ही है, फीचर्स या उसके माइंडसेट या उसके ट्रेड्स को आइडियली बोलूंगा मैं। बाकी आपकी अप्रोच बताता है, आप मैरिड लाइफ को किस तरह से लोगे, आप किस तरह से ट्रीट करोगे अपने पार्टनर को, ये भी बताता है धारा कारक आपका बर्थ चार्ट का। बाकी अगर बात करूँ, अगर आपका बर्थ टाइम सही है, D9 अगर आपका पता है कि आपका राइजिंग क्या है, सही वाला आपको सही आइडिया है कि आपका D9 राइजिंग यही है, तो आप ये भी देख सकते हो कि आप हर एक हाउस जो नवांशा का है D9 का, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, वो भी बहुत कुछ बताता है। फर्स्ट हाउस बताता है कि आप मैरिड लाइफ में किस तरह से अप्रोच आपकी रहेगी। फर्स्ट हाउस, उसका लॉर्ड, अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी डिग्निटी में है, स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब आप मैरिड लाइफ को लेके आप इंटरेस्टेड हो, आपके अंदर जील है, आप एफर्ट्स डालना चाहते हो शादी में। इसी तरह से सेकंड हाउस बताता है आप और आपका स्पाउस दोनों मिलके मैरिड लाइफ को किस तरह से उसमें फाइनेंस वाला जो पार्ट है सेकंड हाउस, क्या आप दोनों की फूड की जो खाने का जो आपका इंटेक है, फूड इंटेक है, या आपके जो एक्यूमुलेशन है वेल्थ का, पैसा जोड़ना है, जो फाइनेंसेस हैं आपकी, ये जो असेट बिल्ड करते हो, आप बनाते हो दोनों मिलके अपने ज्वाइंट एसेट्स जो होती हैं, वो सारे कुछ भी आपको सेकंड हाउस से पता चलेंगी। तो अगर यहाँ पे अच्छा है सेकंड हाउस, अच्छे प्लैनेट्स है, जैसे सन, जैसे आपका वीनस हो गया, मरकरी है, जुपिटर है, ये जो है तीन प्लैनेट खासकर शुभ प्लैनेट जिनको बोलते हैं बेनिफिक्स। तो अगर ये है तो आपका मतलब आपकी ट्यूनिंग अच्छी है दोनों की, आप अच्छे से ट्यूनिंग करोगे, सेविंग्स को लेके, असेट बिल्ड को करने को लेके, फूडिंग आपकी अच्छी होगी, सात्विक डाइट लोगे आप, ये इस तरह का बताता है सेकंड हाउस। थर्ड हाउस बताता है कि करेज कितना दिखाओगे आप। अगर जैसे आपका चार्ट है तो आज दिखाएगा आप कितने एफर्ट्स डालोगे शादी में। थर्ड हाउस एफर्ट्स का होता है, आप कितना करेज है आपके अंदर कि आप शादी में अगर कोई हार्ड सर्कमस्टांसेस आती हैं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जो इजीली मैनेजेबल नहीं, तो आपके वहाँ पे क्या एफर्ट्स होंगे, आप किस तरह से उसको टैकल करोगे, वो थर्ड हाउस बताता है। कम्युनिकेशन आप दोनों की कैसी हुई आपस में स्पाउस की। फोर्थ हाउस का D9 का फोर्थ हाउस नवांशा का फोर्थ हाउस बताता है। पहले तो D9 नवांशा का फोर्थ हाउस बताता है आपके स्पाउस का प्रोफेशन क्या है, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है उसका आपका प्रोफेशन क्या है, वो आपका D9 का फोर्थ हाउस बताएगा। आपको मैरिड लाइफ से कितना सुख मिलेगा, कितना इसलिए बोलता है एंजॉय कितना कर पाओगे मैरिड लाइफ। फोर्थ हाउस आपके प्लेजर का होता है, मून, मेंटल पीस, तो आपको पीस कितना मिलेगा मैरिड लाइफ से। मैरिड लाइफ में आप कितना एंजॉय कर पाओगे, कितने कंफर्ट्स होंगे, आपका स्पाउस का घर कैसा होगा, स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा, ये भी आपको फोर्थ हाउस बताता है D9 नवंशा का। फिफ्थ हाउस आपका बच्चों का बताता है, आपको बताता है फिफ्थ हाउस कि आप जो है किस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट करोगे मैरिड लाइफ में, शादी में किस तरह से क्या अप्रोच रहेगी आपके। बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि एक अर्निंग कर रहा है, दूसरा जो है बच्चे देख रहा है, तो जो बच्चे देखने वाला उसका फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं एक्टिव होता है या कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता है D9 का। ये जस्ट एक पैरामीटर, खाली सिर्फ इतने से नहीं आप आइडिया लगा सकते हो। मैं अगर एक टेंटेटिव आइडिया आपको दे रहा हूँ कि क्या क्या हम नॉलेज ले सकते हैं D9 से। इसके अलावा धर्म हो गया, रिलीजन है, आपके पास लाइफ रीड्स हैं, आपका कार्मिक ब्लूप्रिंट है, इन सब के अलावा आप क्या क्या और जान सकते हो। तो इसी तरह से D9 का सिक्स हाउस बताता है आप दोनों के डिस्प्यूट्स, मैरिड लाइफ में क्या डिस्प्यूट्स हैं, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या डिजीजेस हो सकती है, कोई डेप्ट है, कोई लोन है, कोई कोर्ट केस, इस तरह की चीजें सिक्स हाउस से पता चलेंगी, लिटिगेशन, ये सारी चीजें। सेवंथ हाउस आपकी ट्यूनिंग, आपका पार्टनर को बताता है। सेवंथ हाउस पर अगर कोई प्लैनेट है तो आपको बहुत बहुत ज्यादा रिजेंबल करेगा आपके स्पाउस में, उसके ट्रेड्स। अगर किसी का वीनस है तो स्पाउस आपका चार्मिंग, केयरिंग, और आपका पार्टनर जो होगा वो लग्जरी, उसका ओरिएंटेशन होगा लग्जरी के टुवर्ड्स, वो एक लविश लाइफ जीना चाहता है अगर वीनस अच्छी डिग्निटी में है। वैसे वीनस सेवंथ हाउस में मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं रहता है आइडियली। तो सेवंथ हाउस में जो भी प्लैनेट है, जो भी साइन है, उससे आपके स्पाउस के ट्रेड्स, उसका आउटलुक, उसका मेंटल थॉट प्रोसेस, ये सारी कुछ आप पता लगा सकते हो। एट्थ हाउस आपका जॉइंट एसेट दोनों का, क्या सेविंग्स करोगे आप दोनों अपने अर्निंग से, अगर अर्निंग है स्पाउस आपका, और आपको इन लॉज से क्या बेनिफिट्स होंगे, इन लॉज से आपका क्या किस तरह के रिलेशंस रहेंगे, आपके इन लॉ सपोर्टिव होंगे, आपके अगेंस्ट होंगे, आपको उससे दिक्कतें आएंगी। ये आपका एट्थ हाउस बता देगा D9 का। उसमें अगर अच्छी प्लैनेट्स हैं, शुक्र तरी में है, अर्गला आ रही अच्छी है, तो वो उस कंडीशन में आपको सपोर्ट आएगा आपको अपने इन लॉज से। नाइन्थ हाउस, ये भी अगेन अच्छा हाउस हो गया, क्योंकि नाइन्थ हाउस का D9 का नाइन्थ हाउस, तो ये आपका रिलीजन, हार्डकोर रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, बिलीफ सिस्टम्स, आपको लक कितना सपोर्ट करेगा मैरिज में, ये सारी चीजें आपका बताता है D9 का नाइन्थ हाउस। टेंथ हाउस प्रोफेशन, आपका दोनों का सोशल स्टेटस क्या रहेगा, आपको पब्लिकली आपको किस तरह से परसीव किया जाएगा, आप दोनों पब्लिकली किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करोगे,
कि भाई आपस में घर में तो अंदर एक कमरे में बेडरूम में जो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक में आके इस तरह से नहीं दिखा रहे हैं, तो यानी कि वो अच्छा कुछ इफेक्ट आ रहा है अच्छे प्लैनेट्स हैं 10th हाउस में D9 के। यानी आपने अपनी जो लड़ाई है या अपनी जो भी डिस्प्यूट्स हैं या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो आपने अपने एक बेडरूम तक अपने घर के अंदर रखी, बाहर आपने उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो आपका 10th हाउस बताएगा। जो भी आपका अपना जो भी होगा, कल लड़ाई झगड़ा नहीं, अगर किसी का आपस में अच्छी बन रही है तो एक होते हैं ना पावर कपल टाइप का दिखाते हैं पब्लिकली, तो वो पावर कपल वाला भी दिखाता है। उस कंडीशन में उनका 10th हाउस सुपर स्ट्रॉन्ग होता है, मास हो गया, कोई अच्छे प्लैनेट्स आ गए। बहुत से लोग धार्मिक होते हैं, दोनों बोलते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों धार्मिक हैं, दोनों पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे। तो वो ये जो बताता है, ये क्या बताता है, ये आपका कोई सात्विक प्लैनेट है 10th हाउस में। फर्स्ट 7th हाउस में भी स्ट्रॉन्ग हो, 7th हाउस में भी जुपिटर या इस तरह के कोई प्लैनेट का इफेक्ट होगा, बट 10th हाउस में भी उसी तरह होगा, क्योंकि पब्लिक आउटलुक आपका, लोग आपके इस तरह से आपको परसीव कर रहे हैं। 11th हाउस आपको सोशल सर्किल हुआ कि आपके शादी के बाद आपको सोशल सर्किल आपका कितना बढ़ेगा, कितना एक्सपैंड होगा, सोशल सर्किल से आपको कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, कितना आपका नेटवर्किंग होगी शादी के बाद, क्या आपको गेन्स होंगे। 11th हाउस गेन्स का है। फ्रेंड सर्किल आपका कैसा होगा, आप किसी तरह के आप सोशल सर्विस कुछ दे पाओगे, किसी एनजीओ से जुड़ोगे, मतलब ये सारी चीज़ें आपको 11th हाउस से पता चलेंगी। गेन्स कितने होंगे आपको। 12th हाउस लॉसेस का हो गया, शादी के बाद कुछ लोग, बहुत से लोगों को देखा शादी के बाद उनका लॉस में चले जाते हैं, तो इस तरह का स्पाउस आता है उनकी लाइफ में, जो कि डिस्टेंड ही होगा। बट 12th हाउस में है क्या, आपको क्या लॉसेस होंगे, कितने लॉसेस होंगे, कोई आपका एक्स्ट्रा लॉसेस कहाँ पे होगा, कि आप अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट अपोजिट में 6th हाउस है, तो लिटिगेशन के थ्रू लॉसेस होंगे, डिजीजेस के थ्रू लॉसेस होंगे, कोई डिस्प्यूट है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई एनिमी के थ्रू लॉसेस होंगे। लॉसेस का भी है, आप डोनेट भी कर सकते हो, डोनेशंस आप देते हो, आप किसी 11th हाउस आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी एनजीओ से जुड़े तो आप डोनेशन देते हो, या आपकी अर्निंग बाहर से है, कहीं अर्निंग सोर्स अगर आपका 12th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो आपका अर्निंग सोर्स बाहर है, शादी के बाद आप कहीं बाहर चले गए, बाहर सेटल हो गए, तो ये 12th हाउस बताता है। तो इस तरह से आप सारे हाउसेस से भी आइडिया लगा सकते हो कि आप दोनों मिलकर क्या करोगे। वो तो इंडिविजुअल बता रहा है D1 कि आप इंडिविजुअली क्या करोगे, बट शादी के बाद अगर आप सारे हाउसेस को देखो D9 के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप दोनों मिलकर क्या करोगे मैरिड लाइफ में, शादी के बाद आप किस तरह से प्रॉस्पर करोगे। इसी तरह हम टाइमिंग का भी पता लगा सकते हैं। अगर D1 का आपका टाइम सही है, आपको पता है कि आपका D1 का राइजिंग है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी शादी कब होगी। शादी की टाइमिंग है, एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ मैं D9 से। अभी D1 को और मैं जो पैरामीटर से चेक करते हैं उनको नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि आप D9 से किस तरह से टाइमिंग को देख। उसके लिए आपको देखना होगा D9 का आपका लगन आपको पता है कि आपका टाइम सही है, आपको पता है D9 का लगन आपका ये है, तो उस कंडीशन में आपको अपने D1 लगन जो D9 का लगन है उसको आपको दिखना है। अगर लगन और D9 का 1st 4th 7th 10th 1st 4th 7th 9th 5th, मतलब ये जो ट्राइन हाउसेस हैं 1st 5 9 4 7 इनमें है अगर, तो आपकी शादी जल्दी होगी, अर्ली मैरिज। ये एक जस्ट एक पैरामीटर है, ये नहीं है कि आपको सिर्फ अपने आंख बंद करके अप्लाई कर दिया। उसके लिए आपको D1 के लगन लॉर्ड को D1 के 7th लॉर्ड को देखना पड़ेगा, उसको आपको D9 में भी देखना पड़ेगा, फिर D9 के 7th लॉर्ड को भी देखना पड़ेगा। एक पैरामीटर, फर्स्ट स्टेप। अगर आपको D9 से मैरिज देखना है तो D9 का जो लगन लॉर्ड है उसको आपको देखना है 1st 5 9 में है अगर, या 4 7 10 4 7 में, 1 4 7 में अगर है तो एक चांस हो गया कि आपकी अर्ली मैरिज हो सकती है। दूसरा आपको देखना है कि D9 का 7th लॉर्ड की क्या डिग्निटी, D9 का 7th लॉर्ड, मान लो किसी का एरीज लगन है तो D9 का 7th लॉर्ड बन जाएगा। अगर D9 में किसी का एरीज राइजिंग है तो D9 का 7th लॉर्ड बन गया आपका लिब्रा, वीनस, 7th साइन लिब्रा लॉर्ड वीनस। वीनस को भी देखना पड़ेगा आपका। वीनस भी अगर इसी तरह के किसी हाउस में है 1 5 9 या 4 या 7 में, तो एक सेकंड पॉइंटर एक आपका एड ऑन हो गया कि हाँ आपकी शादी हो सकती है जल्दी। अब यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है D1 के चार्ट को। D1 के जो 1st और 7th लॉर्ड है उनको भी D9 में देख लीजिए। किसी के जेमिनी लगन है अगर D1 में, उसका लॉर्ड हो गया D1 का लगन लॉर्ड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को आपको देखना है कि D9 में कहाँ पे मर्क्यूरी, वही सेम 1 4 7 5 9 अगर है चांसेस प्रोमिनेंट है जल्दी अर्ली मैरिज। वही D1 का 7th लॉर्ड को कौन होगा, जेमिनी लगन अगर कंसीडर करके देखते हैं तो जुपिटर बनता है 7th लॉर्ड जेमिनी लगन के हिसाब से D1 का। वो उसको आप जुपिटर को D9 में देखो, जुपिटर की क्या वही कंडीशन है, या जुपिटर उच्च का है, या जुपिटर मून के साथ है, या जुपिटर वीनस के साथ है, लेकिन वो होना ही नहीं चाहिए हाउसेस में चाहिए 1 4 7 5 9। अगर इनमें है चांसेस हैं आपका कि आपका 7th लॉर्ड अगर इन हाउसेस में आ रहा है D1 का, तो आपके चांसेस हैं कि अर्ली मैरिज हो सकती है। अब इसी तरह आपको अपने ये भी देखना पड़ेगा किसी के साथ आपको सेमेस्ट्री मैच करनी है कि आपका ये पार्टनर है या नहीं है, डेस्टाइन पार्टनर। ये मैं एक अलग साइड दे रहा हूँ, इसे बोलते हैं कि एक टेक्निक। आपको केतु को देखना है, अपने केतु को देखो, आप सैटर्न को देखो D9 में। कोई कनेक्शन बना रहा है आपके D9 का केतु या सैटर्न या दोनों मिलके अगले के D1 से, मून से, 7th हाउस से, 7th लॉर्ड से, या उसके 1 7 एक्सेस है। मतलब
सिंपल सी टेक्निक है। आपको अगर अपने किसी को देखना है कि आपका स्पाउस है या नहीं है, या आपका मैरिड कार्मिक कनेक्शन है इसके साथ, तो आपको अपने D9 चार्ट में केतु और सैटर्न को देखना है। D9 में केतु सैटर्न इन दोनों प्लैनेट्स को देखो क्या डिग्निटी में है, किस साइन में है। अब अगले का चार्ट जो आपका पार्टनर है, जिसको आप देखना चाह रहे हो, जिसको आप मैच कराना चाह रहे हो, साइनिस्ट्री देखना चाह रहे हो, साइनिस्ट्री बोलते हैं जिसको, या जिसको मैच मेकिंग बोलते हैं, उस पार्टनर का फर्स्ट हाउस D1 देखो, उसका D1 लगन चार्ट। क्या आपका केतु सैटर्न D9 का जिस साइन में है, क्या अगले का D1 में आपका D9 का सैटर्न केतु, उसका D1 का मून विनस फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस, सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस, यानी 1-7 एक्सिस में तो नहीं आ रहा सैटर्न केतु आपका, या आपका सैटर्न केतु D9 से उठ के और इनके मून या सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। अगर उस बंदे की तरफ से इंटरेस्ट है, आप भी इंटरेस्टेड हो उसकी तरफ अलाइन हो, तो आप प्लीज प्रोसीड कर सकते हो इस बंदे के साथ आगे फर्दर रिलेशनशिप में। तो ये एक आइडिया था आत्मकारका का, बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग थी कि आत्मकारका प्लैनेट क्या होता है, उसका D9 में क्या यूज है, D1 में क्या यूज है, आप किस तरह से अपने सोल पर्पस को जान सकते हो आत्मकारका के थ्रू। और फिर नवांशा पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि नवांशा चार्ट क्या होता है। उससे आपको कोई कनेक्शन उसका नहीं है कि आप शादी के बाद वो ही एक्टिवेट होगा या आपका फर्स्ट सैटर्न रिटर्न के बाद ही एक्टिवेट होता है, ऐसा कोई सच क्लॉज नहीं है। ये एक सिर्फ मिथ है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये कि आपका बाय बर्थ एक्टिवेट रहता है। D9 नवांशा आपका बर्थ चार्ट यानी कि कुंडली है, जो आपकी राशि कुंडली है, जो D1 चार्ट है, उसका 9th हाउस का माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है। उसको D9 का जो 9th हाउस है उसको बढ़ा के हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखते हैं। क्या? नवांशा, वो आपको 9th हाउस बता देता है। 9th हाउस क्या होता है? D1 का 9th हाउस आपकी डेस्टिनी, आपका फॉर्च्यून, आपका लक, आपकी हायर लर्निंग, आपके रिलीजन, आपका बिलीव्स, आपके फादर, इन सारी चीजों को बताता है 9th हाउस। उसको अगर आप देखोगे किसी की डेस्टिनी, क्योंकि आपकी बिना डेस्टिनी मतलब आपकी डेस्टिनी जानना है किसी की, क्या मिल सकता है, क्या अचीव कर सकता है, वो आप D9 से पता चलेगा। और डेस्टिनी बनती कैसे? हमारे कर्मों से। अब इस जन्म के कर्म तो हम इतने करते नहीं, हम उतने ही कर पाते हैं जितनी हमारी एज होती है। बहुत से देखो आपने 24, 20, 28, 29 के हैं और वो मल्टी मिलियनियर बने घूम रहे, तो इस एज में उन्होंने इतने कर्म तो नहीं कर डाले कि वो मल्टी मिलियनियर बन जाए। और कुछ 60s में भी नहीं होता उस तरह कम का। तो ये हमारे सारा खेल होता है हमारी पास्ट लाइफ डीड्स का, कि हम पास्ट लाइफ से क्या कर्म करके आए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी डेस्टिनी बनती है। उस डेस्टिनी की अंडरस्टैंडिंग हमारे 9th हाउस से होती है। उसकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग, बेटर क्लैरिटी जिसे बोलते हैं, वो आपकी D9 नवांशा से आती है। उसको हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से बोलते हैं कि माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है आपका 9th हाउस का। तो इसमें जो कुछ पैरामीटर्स थे वो मैंने आपको बताए हैं, कुछ टेक्निक्स दी हैं। वीनस को देखना होता है, आत्माकारकों को देखना होता है, दाराकारका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है जो D1 का, उसको देखना होता है इसमें D9 में। इन सारी चीज़ों से आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है आपकी मैरिड लाइफ का, आपके सोल पर्पस का। इसके अलावा आपको अपने लगन लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड को भी देख सकते हो आप, अगर अपने बारे में, आप मैरिज स्पाउस के बारे में जानना चाह रहे हो। बाकी वीनस के साइन से आपको स्पाउस के ट्रेट्स पता चल जाते हैं, आप किस तरह से बिहेव करोगे मैरिज में वो आपको पता चल जाता है। तो ये काफ़ी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग थी नवांशा की, आत्मकारका की। बाकी कोई अगर आपका क्वेश्चन है, कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हो आप, या कोई और क्लैरिटी है आपकी, या कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो। और अगर कोई पर्सनल कंसल्टेशन है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी पर्सनल कंसल्टेशन, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड आई विल असिस्ट यू ऑन द ईमेल। मैं आपको ईमेल पे रिप्लाई करूँगा। और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे जुड़े जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी डाउट्स हो, जो भी कंसर्न्स हो, प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, नमस्कार।